राजधानी लाइव के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। इनेलो के वरिष्ठ नेता और विधायक अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर हरियाणा की राजनीति माहौल लगातार गर्माती ही जा रही है। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बार फिर 27 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। और इस्तीफा के साथ साथ आपको बता दें कि अभय सिंह चौटाला ने 15 जनवरी को यानी कि आज अंबाला से किसान आंदोलन के समर्थन में शुरू होने वाली ट्रैक्टर यात्रा को सिंगू बॉर्डर पर जाकर खत्म करने का एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें आपको ये भी कि हरियाणा के राजनीतिक माहौल में मौजूदा समय में इनेलो नेता यानी कि अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे की गूंज लगातार है। और इनेलो नेता के इस ऐलान पर उनके पारिवारिक सदस्य और जेजेपी नेता यानी कि दिग्विजय चौटाला ने ये कहा है कि अभय सिंह चौटाला उंगली कटवाकर शहीद होना चाहते हैं। उन्होंने इससे पहले भी इस तरह के कई ऐलान किए थे, लेकिन किसी पर भी वो खरे नहीं उतरे हैं। और वहीं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता अभय सिंह चौटाला के इस्तीफे पर स्पष्ट रूप से ये कह चुके हैं कि अगर उनका इस्तीफा उनको मिलता है तो उनके कानूनी रूप से उसको मंजूर किया जाएगा। और साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि इस्तीफा सशर्त नहीं दिया जाता, बल्कि विधानसभा आकर 2 लाइन लिखकर देनी होती है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने आगे ये भी कहा है कि अभी तक मेरे पास उनका इस्तीफा नहीं आया है। और उन्होंने यह भी ये कहा है कि जो भी सदस्य विधानसभा से इस्तीफा देना चाहता है उसे स्पष्ट तौर पर लिखना होता है। और मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूं और इसमें सिर्फ इतने ही शब्द चाहिए। सबका बहुत स्वागत है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। नए साल में आप देश और प्रदेश की बातें लोगों के सामने अच्छे ढंग से पेश करके लोगों का मन जीते। वहीं ये 3 कृषि के काले कानून खत्म हो और जो किसान लगातार पिछले 50 दिन से धरने पे बैठा है, वो इन कानूनों को खत्म करा करके अपनी घर वापसी करे। परमात्मा देश के प्रधानमंत्री को इस बात की नव वर्ष में सद्बुद्धि दे कि वो इस तरह के निर्णय लेने से पहले जो इनके प्रतिनिधित्व हैं उनसे बात करें और फिर इस तरह के निर्णय कोई ले जिससे देश का भला हो, ना कि देश बर्बाद हो। मेरी कल स्पीकर से बात हुई थी और स्पीकर ने आपके सामने कोई इस तरह की बात कही थी कि मेरा इस्तीफा उनके पास नहीं पहुंचा, जबकि मैंने इस्तीफा 3 दिन पहले खुद अपने साइन करके प्रेस के रूबरू और उनको मेल किया था। वो ये बात भी स्वीकार गए थे कि मेरे पास इस तरह से लिखी हुई कोई आपकी वर्डिंग का इस्तीफा है। इस्तीफा तो क्या सीधा सीधा देना चाहिए, ये लिख के देना चाहिए कि मैं स्वेच्छा से इस्तीफा देता हूँ। स्वेच्छा से वो आदमी इस्तीफा देता है जो शारीरिक रूप से अपनी जिम्मेवारी को ठीक से निभा ना सके। तो रिजाइन की कॉपी मैंने पहले भी आपके पास भेजी थी और आज मेरी बात ये हुई थी गुप्ता जी के साथ कि मैं कल फिजिकली आपके सामने प्रेजेंस होकर के अपना रिजाइन फिर दूंगा। बड़ी हैरानी की बात है, मुझे गुप्ता जी पूछते और कहते हैं कि रिजाइन तो सिर्फ 2 लाइन का लिख करके दिया जाता है, और भी बहुत सारे लोग नुक्ताचीनी करते हैं इसके ऊपर। उनको पूछने वाला हो कि नुक्ताचीनी करनी तो बहुत आसान चीज़ है, रिजाइन करना बहुत मुश्किल काम है। और मैं इसलिए इस पद को ठुकरा रहा हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर ने तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद को भी, जो उनको बना दिया गया था, प्राइम मिनिस्टर का पद दे दिया गया था, उन्होंने उस प्राइम मिनिस्टर के पद को भी अपनी जबान पे खड़े रहने के लिए वीपी सिंह के सर पे ताज रखने का काम किया था। और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने जब किसान की जमीन की लिए नया एक्ट आ रहा था, 1 मिनट लगाई थी, रिजाइन कर दिया था। रिजाइन करके वीपी सिंह को हटा करके
और चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया था। मेरे लिए विधायक का पद कोई मायने नहीं रखता। जिस तरह से लगातार पिछले 50 दिन से किसान जो है इन सारे दिल्ली के आउटर्स के ऊपर, सारे जो बॉर्डर हैं, जो दिल्ली के रास्ते हैं जाने के, उन पे जो लाखों की संख्या में बैठा है, जिसकी उम्र 5 वर्ष से लेकर के 85 वर्ष की है, और जो इस ठंड में, इस बारिश में, इस तरह के हालात में आज जो परेशान है, तो मेरी एक जिम्मेवारी बनती है कि उस किसान का हौसला बढ़े। मैं उनको ये चैलेंज कर रहा हूं कि वो 2 लाइन का इस्तीफा लिख के दे दें कि मैं विधायक पद से इस्तीफा देता हूं। इतना टेढ़ा मेढ़ा इस्तीफा, और उसके अंदर जो उनने विधानसभा के लिए टिप्पणी की है वो बहुत चैलेंजिंग बात कही है उनने हमारी डेमोक्रेसी के लिए। उंगली कटाकर शहीद बनना चाहते हैं। ये वही अभय सिंह जी हैं जिनने कैप्टन अभिमन्यु की हार पर ये कहा था ये हार जाएंगे तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। ये वही अभय सिंह जी हैं जिनने कहा था कि माँ बेटे भी जीत जाएं जेजेपी के तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मुझे क्या कहने की जरूरत है? द पास्ट सेज इट ऑल। कंडीशनल इस्तीफा इसको मैं उन पे टिप्पणी करूंगा ही नहीं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि वही अभय सिंह जी हैं जिन्होंने कैप्टन अभिमन्यु की जीत पे कहा था ये अगर जीत जाएंगे तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। मैं तो कह रहा हूं सारे संतुष्ट हैं, और हम जिस विषय को लेकर के हमारी जो पीड़ा है वो किसान के विषय को लेकर के, उस विषय पर दुष्यंत जी ने अमित शाह जी से भी और देश के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की, बातचीत की। हम अपनी जिम्मेवारी को बहुत जो है ना जिम्मेवारी से निभा रहे हैं और आगे भी निभा। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, हरियाणा में लगातार जिस तरीके से इस्तीफा दिया जा रहा है, 27 जनवरी को ऐलान कर दिया है अभय सिंह चौटाला ने, लगातार सियासत अब गर्माती जा रही है किसानों को लेकर। क्या लगता है कि जिस तरह से पहले भी इन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी अब 27 जनवरी को फिर इन्होंने ऐलान कर दिया है। आवाज मिल पा रही है अभिषेक आपको? लगता है नेटवर्क की दिक्कत चल रही है। तो बता दें आपको, इनेलो के वरिष्ठ नेता और विधायक अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर हरियाणा की जो राजनीति है लगातार गर्माती ही जा रही है। दरअसल अभय सिंह चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसी के दौरान उन्होंने एक ऐलान किया था कि एक बार फिर वो 27 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष को ये इस्तीफा दे देंगे। लेकिन इसी के साथ भी हरियाणा में सियासत घमासान जारी है। इसी को लेकर अब ये बयान दिया जा रहा है जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की तरफ से। उन्होंने ये पलटवार किया है उनके ये इस्तीफे को लेकर, भड़के हैं इस्तीफे को लेकर। उन्होंने कहा है कि अभय सिंह चौटाला उंगली कटवा कर ये शहीद होना चाहते हैं। उन्होंने इससे पहले भी इस तरह की कई ऐलान किए थे, लेकिन किसी भी बात पे वो खरे नहीं उतरे हैं। तो लगातार ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ अब विधायक अभय चौटाला के इस्तीफे को लेकर हरियाणा की जो राजनीति है वो लगातार गर्माती ही जा रही है। तो इसी को चलते दिग्विजय चौटाला ने इनके पर बयान पर जो इस्तीफे का ये ऐलान किया है, इसको लेकर इन्होंने पलटवार किया है। इन्होंने कहा है कि पहले भी ऐसा ऐलान कर चुके हैं, लेकिन कोई भी बात पर ये खरे नहीं उतरे हैं। तो लगातार ये कहा जा सकता है कि हरियाणा में जो राजनीति माहौल है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरीके से लगातार इस्तीफे को लेकर बातचीत की जा रही है अभय सिंह चौटाला को लेकर, ये एक सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं। अभिषेक, लगातार हरियाणा में जो सियासत घमासान है वो जारी है कृषि कानूनों को लेकर, लेकिन अगर बात करें अभय सिंह चौटाला की, वो जो विधायक हैं इनेलो के, इसी को लेकर इन्होंने पहले भी कृषि कानूनों को लेकर इन्होंने कहा था, इस्तीफे का ऐलान किया था अपने पद से, लेकिन इसी के चलते अब उन्होंने एक बार फिर से ऐलान किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने दोबारा से कल पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों से उनको के सामने इन्होंने फिर कहा कि 27 तारीख को, अगर 26 तारीख को किसानों के पक्ष में कोई फैसला नहीं होता, 26 तक इंतजार किया जाएगा और 27 तारीख को वो खुद विधानसभा जाके विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को अपना विधायक पद से जो है इस्तीफा सौंप के आएंगे। वो उन्होंने ये एक बार फिर उन्होंने दोबारा से ये ऐलान किया। उससे पहले उनका ये कहना था कि 11 तारीख को उनके द्वारा इस्तीफा भेजा जा चुका है। एक चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 26 तारीख तक अगर किसानों के हक में कोई फैसला नहीं आता तो मेरा 27 को इसी पत्र को इस्तीफा माना जाए, जिसमें ज्ञानचंद गुप्ता जो अध्यक्ष है विधानसभा के, उन्होंने कहा था कि इसमें किसी तरह की कोई शर्त नहीं होनी चाहिए, इस्तीफा सिर्फ 2 लाइनों का होना चाहिए और 2 लाइन अगर लिखी जाती है किसी विधायक के द्वारा
तो उसको इस्तीफा माना जा सकता है। रूल के हिसाब से जो भी होगा उसमें निर्णय लिया जा सकता है। तो अभय सिंह चौटाला ने इस पर क्लियर किया कि मैंने सिर्फ कारण बताया है। कारण बताना जरूरी होता है। अगर विधायक अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो वही कल की जो पत्रकार वार्ता थी उसमें उन्होंने कारण स्पष्ट किया कि किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, किसानों को जो नुकसान हो रहा है, अगर उसकी भरपाई नहीं होती और ये तीनों कृषि कानून अगर वापस नहीं ले जाते और किसानों को ये कानून थोपा जाए, किसानों के ऊपर अगर ये थोपा जाएगा तो वो अपने पद से इस्तीफा देंगे। उन्होंने अपने विधानसभा के तमाम किसानों के साथ इस विषय को लेकर चर्चा की है और उनका यही कहना है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसी को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि वो अपने विधानसभा जो क्षेत्र है उससे विधायक के तौर पे वो अब नहीं बने रहेंगे और 27 तारीख को वो इस्तीफा सौंपेंगे। तो लेकिन अभिषेक, इससे पहले भी तो उन्होंने ऐलान किया था ना कि अगर किसानों के हक में कोई मांग पूरी नहीं की गई सरकार के द्वारा, इसके पहले भी इन्होंने इस्तीफे की बात की थी, लेकिन इसी के चलते इन्होंने ये पलटवार भी किया था। ये इन्होंने ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा था कि हमारे पास कोई भी इस्तीफा नहीं आया, लेकिन अब ये कि इसी पे बयान पर इन्होंने जवाब दिया है अभय सिंह चौटाला ने कि भाई मैं अब 27 जनवरी को ऐलान कर चुका हूँ कि इस्तीफा देना है। क्या कुछ राजनीति देखने को मिल सकती है, पूरी तरीके से कह सकते हैं इसमें? जी बिल्कुल, देखिए जब उनके तरफ से ऐलान किया गया था 11 जनवरी को, जब पत्र जब सामने आया था, मीडिया में भी आया, सोशल मीडिया पे भी रहा और उनके द्वारा बयान भी आया था, तो उसके बाद जो है कांग्रेस जो की तरफ से ये कहा गया था कि अभय सिंह चौटाला जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो विधायक बने रहते और विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की स्थिति में नहीं रहेंगे और क्योंकि एक विधायक विधानसभा में कम हो जाएगा। और वहीं जो उनके पारिवारिक सदस्य भी है और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेजेपी के नेता है दिग्विजय चौटाला, उन्होंने कहा कि इन्होंने इससे पहले भी कई बार ऐलान किया था जिसपे ये खरे नहीं उतरे, तो उंगली कटवाकर ये शहीद होना चाहते। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि मैंने सिर्फ इस पत्र के द्वारा कारण बताया, इसको इस्तीफा भी माना जा सकता है, लेकिन अगर उनको दूसरा इस्तीफा मतलब मेरे वहां पर जाकर अगर इस्तीफा चाहिए स्पीकर को, तो मैं अब 27 तारीख को अगर 26 को कोई निर्णय नहीं आता किसानों के पक्ष में तो मैं खुद जाके विधानसभा में अपना इस्तीफा सौंप के आऊंगा। तो अभिषेक, ये जिस तरीके से बताया जा रहा है दिग्विजय, जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला ने एक अपने ऐलान किया है अपने पद से इस्तीफा देने के लिए, ये कहीं ना कहीं असर देखने को मिल सकता है जेजेपी में, क्योंकि इसी के चलते उनके जो इसको लेकर उन्होंने दिग्विजय ने चुनौती दी है कि बिना शर्त इस्तीफा दिया जाए, और इसी के चलते क्या लगता है कि सीधा सीधा असर इनके एक पार्टी में भी देखने को मिल सकता है? जी देखिए, हरियाणा में जो राजनीतिक जो पार्टियां हैं या विधायक है उनके ऊपर इसका जरूर दबाव बढ़ेगा और जो उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये शर्त नहीं है, ये कारण है कि अगर 26 तारीख को, ये कोई शर्त नहीं लगाई गई है, 26 तारीख को अगर किसानों के हक में फैसला नहीं आता तो मेरा इसको इस्तीफा माना जाए। तो ये उन्होंने कारण बताया, कहते कोई ना कोई कारण होता है विधायक पद से इस्तीफा देने के लिए, तो मैंने ये कारण चुना है। तो उन्होंने अब ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जो अन्य विधायक है उनके ऊपर भी दबाव पड़ेगा, क्योंकि उनके क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र से जो जीत के आए हैं और विधायक हैं उनके ऊपर ये इस चीज का जरूर दबाव पड़ेगा कि किसानों के पक्ष में खड़े होते दिखें और ये अपने विधायक पद से इस्तीफा दें और जो सरकार है उसको अल्पमत में लेकर आए। जी तो अभिषेक, ये भी एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से अपने एक विधायक पद से इस्तीफा देना एक चुनौतीपूर्ण कहा जा सकता है, लेकिन इसी के चलते लगातार हर लोग या देश भर के तमाम जनता या ये कि पूरे देश एक किसानों के समर्थन में है, लेकिन इसी के चलते अब इनेलो के जो विधायक हैं, मेन दिग्गज नेता कहा जाता है, इनेलो के मुखिया कहा जाता है अभय सिंह चौटाला, और इसी के चलते एक चुनौतीपूर्ण है कि अपने पद से इस्तीफा देने की बड़ा ऐलान किया है। क्या लगता है कि अगर आज की बात करें, जिस तरीके से किसानों सरकार के बीच में वार्तालाप होने वाली है और इसी के चलते उन्होंने उम्मीद भी है कि आज ये पूरा क्लियर हो जाएगा और किसानों के हक में भी फैसला आएगा, अगर ऐसा नहीं होता एक तरफ, क्या ऐसा हो सकता है कि 27 जनवरी को वो अपना इस्तीफा दे देंगे अभय सिंह चौटाला? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये ऐलान किया है और दोबारा से एक बड़ा इसको ऐलान कहा जा सकता है और कि 27 को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। उन्होंने 26 तारीख तक ये कहा है कि 26 जनवरी तक वो इंतजार करेंगे, अगर कोई किसी तरह का कोई किसानों के हक में फैसला नहीं आता तो वो 27 को
इस्तीफा देकर आएंगे। और आज से ही उन्होंने अंबाला से जो है अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा जो अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ निकालने का फैसला किया है किसानों के समर्थन में। और वो जो इसका जो इस रैली को वो सिंघू बॉर्डर तक लेकर जाएंगे, दिल्ली बॉर्डर तक वो जाएंगे और किसानों को वहां समर्थन देंगे। तो उसी का जो किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने दोबारा से एक बड़ा ऐलान किया और स्पष्ट रूप से ये कहा है कि इसमें कोई शर्त नहीं है, ये कारण है कि 26 तक अगर किसानों के हक में फैसला नहीं आता, किसानों को राहत नहीं मिलती, केंद्र सरकार अगर इन तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तो 27 तारीख को वो अपने विधायक पद से इस्तीफा देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ एक महिला की तरफ से लगाए गए बलात्कार के आरोपों को गंभीर बताया है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार ने गुरुवार को कहा है कि पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करके जल्द ये फैसला करेगी। पवार ने एनसीपी की तरफ से मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में रंकापा नेता नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि संबंधित लोगों को एजेंसी के साथ सहयोग करना चाहिए। और साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मलिक के खिलाफ कोई निजी आरोप नहीं लगा है। महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे के खिलाफ एक महिला की तरफ से लगाए गए बलात्कार के आरोपों को गंभीर बताते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि पार्टी इस मुद्दे पर चर्चा करके जल्द ये फैसला करेगी। पवार ने पत्रकारों से बातचीत की है। उन्होंने इसी दौरान कहा है कि मुंडे ने उनसे मिलकर आरोपों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे लगता है कि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर है और ऐसे में हम इस मुद्दे पर पार्टी में चर्चा करने होंगे और मैं अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा करूंगा और उन्हें विश्वास में लूंगा। और जबकि इस पूरे मामले में धनंजय मुंडे मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे के मामले में पवार और पार्टी के अन्य नेता फैसला लेंगे। बता दें आपको ये भी कि गायक बनने के इच्छुक 37 साल की महिला ने 10 जनवरी को मुंबई पुलिस आयुक्त को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि 2006 में मुंडे ने उसके साथ बार बार ये बलात्कार किया है और हर बार शादी का बहाना करके यौन शोषण किया है। महिला ने दावा किया है कि उसने पहले ये ओशिवरा थाने में शिकायत दी थी लेकिन उसे नज़रअंदाज कर दिया। और वहीं महाराष्ट्र के भीड़ जिले से एनसीपी नेता मुंडे ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया है कि महिला और उसकी बहन उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। और मुंडे ने आगे ये कहा कि महिला का दावा है कि उन्हें ब्लैकमेल करने की साजिश का हिस्सा है। हालांकि उन्हें स्वीकार किया है कि वह महिला की बहन रेणु के साथ प्रेम संबंध में थे और उनके 2 बच्चे भी हैं। और 10 से ये महिला जो है रेणु शर्मा वो मेरे पीछे लग रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि एक रिलेशनशिप हमारे बीच में होना चाहिए। मैंने हमेशा उसको अवॉइड किया। मैंने जो है उसके रेपुटेशन के बारे में लोगों को पूछा तो थोड़ा ड्यूबियस रेपुटेशन था, तो मैंने टोटली उसको 100% अवॉइड किया। 3-4 साल वो मेरे पीछे लगी, उसके बाद भी मैंने उसको कोई रिएक्शन या पॉजिटिविटी नहीं दी। उसके बाद 1-2 कार्यक्रम में वो मुझे मिली, तभी भी उसने मुझे वही पूछा कि कृष्णा जी आप मुझे घास नहीं डाल रहे हो। तो मैंने उसे कहा कि भाई मुझे तुम्हारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है और अभी मुझे उनका नाम भी नहीं लेना था, ना मुझे ये प्रकरण बाहर निकालनी थी, इसके लिए मैं इतने साल चुप था। लेकिन अभी जब धनंजय मुंडे का जो प्रकरण आया और बहुत सीरियस एलिगेशंस उसने लगाए तो मुझे लगा कि कल मैं हो सकता था, आज धनंजय मुंडे है और परसों दूसरा कोई होगा, तो मुझे जनता के सामने आकर ये बात मेरी रखनी चाहिए। और जब मैं गाड़ी में अभी आ रहा था तो और एक जो राजकारणी हमारे मनीष दूरी है मनसे के, उनका मुझे फ़ोन आया और उन्होंने कहा कृष्णा जी अच्छा हो गया आपने ये बात बताई, क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। तो आगे का जो तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मुंबई से मुरारी सिंह सीधा लाइव जुड़ गए हैं। मुरारी सिंह, लगातार एनसीपी की जो मुश्किल है वो बढ़ती ही जा रही है। अगर अब बात करें धनंजय मुंडे की तो उनके ऊपर एक आरोप लगा है, महिला ने आरोप लगाया है सीधा सीधा कि उनके साथ ये बलात्कार करते रहे हैं। क्या कुछ अपडेट मिल रही है अब इसी दौरान?
जी करिश्मा, जी। बिल्कुल सही कहना है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार सहित पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि जहां एक तरफ नवाब मलिक के दामाद की गिरफ्तारी है, वहीं अब उनके सबसे करीबी मंत्री जो मुंडे हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी है, क्योंकि महिला ने मुंबई कमिश्नर परमबीर सिंह के पास लिखित शिकायत की है और साफ तौर पर आरोप लगाया है कि उनके साथ शादी का झांसा देकर जी। कई सालों से यौन शोषण किया जा रहा है। महिला ने ये भी कहा कि मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में जी। हमने शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कोई गंभीरता नहीं ली, जिसके बाद मैं अब आपके पास आई हूँ। जहां जी। महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत तेज है, वहीं एनसीपी की कह सकते हैं मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल। भले ही इस मामले में धनंजय मुंडे महाराष्ट्र के कई नेताओं से मुलाकात किए हो, चर्चा किए हो, लेकिन कहीं से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जी करिश्मा। तो मुरारी सिंह, जो इस तरीके से अब एनसीपी के जो प्रमुख है शरद पवार ने जो जिस तरीके से धनंजय मुंडे पर एक आरोप लगे हैं, ये कितना सच्चाई है वो तो बाद में ही पता चलेगी, खैर, लेकिन इसी के चलते उन्होंने कहा ये गंभीर है मामला और जब बातचीत करते ये सारे मामले को सुलझाया जाएगा। कितनी सच्चाई दिख रही है इस मामले पर अब? जी करिश्मा, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक ऐसा नाम राजनीतिक कैरियर में जो समय समय पर वो अपने काम के लिए और अपनी राजनीति के लिए जाना जाते हैं, और इसी तरीके से उनका बयान भी आया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो मुंडे के ऊपर आरोप लगे हैं ये काफी गंभीर है। हम अपने सहयोगी पार्टियों के साथ और बड़े नेताओं के साथ विस्तार से चर्चा करेंगे और इस पर निर्णय लेंगे। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर ये नहीं कहा कि क्या मुंडे अपने पद से रिजाइन देंगे, क्या मुंडे को पार्टी रिजाइन देने के लिए कहेगी, जिसे लेकर राजनीतिक सियासत तेज है, जिसे लेकर विपक्ष की तरफ से लगातार मांग हो रही है, उस पर एनसीपी प्रमुख का कोई जवाब नहीं था। जी। तो मुरारी सिंह, अब इसी के चलते अब एनसीपी के जो धनंजय के ऊपर लगातार आरोपों के ये मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, घिरते ही जा रहे हैं इसी के चलते, लेकिन अब इसी बीच अब बीजेपी के पूर्व एमएलए भी इनके अब साथ में आ गए। उन्होंने कहा है कि ऐसा ही मामला मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन उनको साफ साफ मना कर दिया था महिला के लिए। क्या लगता है कितनी सच्चाई इस मामले पर, अगर आपने इनसे बातचीत की है तो? देखिए करिश्मा, ये तो कह पाना काफी मुश्किल है कि आरोप कितना सत्य है या कितने झूठे हैं, लेकिन जिस तरीके से मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में कृष्णा हेगड़े जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को हनी ट्रैप बताया। उन्होंने कहा कि इस महिला द्वारा 2 बार हमारी भी मुलाकात हुई थी और मुझे भी इसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा था, जबकि एक और नेता है जिन्होंने अपने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन मुंबई पुलिस को जानकारी दी है कि ये हनी ट्रैप है, इस महिला का शिकार हम भी हो चुके हैं। बहरहाल मुंबई पुलिस इस पूरे मामले पे बारीकी से जांच कर रही है। उस महिला के आधार पर, मोबाइल सेलफोन के आधार पर, लोकेशन के आधार पर और उनसे जो लोग संपर्क में आए थे, जिन लोगों से मुलाकात हुई थी, ऐसे लोगों के भी बयान तो मुरारी सिंह, अब ये बताया जा रहा है धनंजय के साथ जिस तरीके से महिला के संबंध थे, और इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनकी वाइफ भी थी। कहाँ ये कितनी सच्चाई हो रही है? क्योंकि अगर आपने महिला से बात करी जिनके साथ ये लगातार बलात्कार की खबरें सामने आ रही थी, और क्या अगर इसके बारे में बातचीत की कि कितने भी पहले, अगर क्योंकि इनके पर आरोप भी लग रहे हैं, जैसे बीजेपी पूर्व एमएलए भी इनके साथ में आ गए हैं, इनके समर्थन में आ गए हैं, इनके मुंडे के, क्या लगता है कि महिला सच बोल रही है या ये मंत्री सच बोल रहे हैं? देखिए करिश्मा, ये तो कह पाना मुश्किल है कि सच कौन बोल रहा है, लेकिन इतना साफ है, मुंडे ने साफ तौर पर कहा है कि महिला की जो बहन थी रेणु वर्मा, उनके साथ उनके संबंध थे और उनसे 2 उन्हें बच्चे हैं जिन्हें उनके परिवार ने भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन जो आरोप लगा है, ये रेणु की बहन जो मुंबई में सिंगर बनने के लिए आई थी, जो सिंगिंग का काम करती थी, वो इनके ऊपर आरोप लगाई है कि मुंडे ने हमारे साथ में जो है कि शारीरिक संबंध बनाए, मुझे झांसा दिए और मुझे जो है कि मेरी जिंदगी तबाह की है। जो परमबीर सिंह मुंबई कमिश्नर को पत्र लिखा गया है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर मुंडे पे आरोप लगाया है, जबकि मुंडे
का साफ तौर पर कहना है कि इनकी बहन के साथ हमारे प्रेम संबंध थे, उनसे 2 बच्चे हैं। ये बात हमारे परिवार, घर और समाज के लोगों को पता है, लेकिन जो महिला जी। हमारे ऊपर आरोप लगा रही है उससे हमारा किसी भी प्रकार का कोई संबंध कभी नहीं था। हनी ट्रैप के जरिए मुझे ब्लैकमेल करने की साजिश है और उसी का ये एक हिस्सा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करने के वाले हैं और आपको बता दें कि इसी के साथ पीएम मोदी की तरफ से कोविन ऐप को भी ये लॉन्च किया जाएगा और देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का ये अभियान ये शुरू होने वाला है और सूत्रों की माने तो पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से इस अभियान की शुरुआत कर सकते हैं। और आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों में इस दौरान एक साथ वैक्सीनेशन की बात की जानी है और आपको ये भी बता दें कि जिनको भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 2 डोज दिए जाने हैं और हर किसी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो आपको बता दें कि जानकारी आई है कि दोनों डोज लगने के बाद व्यक्ति के फोन पर ही ये सर्टिफिकेट भी आ जाएगा और अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो लोक नारायण जैन प्रकाश अस्पताल में वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन शामिल हो सकते हैं और इसके अलावा राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी अभियान शुरू किया जाएगा जहां पर कोरोना वैक्सीन को ये स्टोर किया जाएगा। और आपको बता दें कि गौरतलब है कि देश में 2 वैक्सीन को मंजूरी मिली है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, जिसकी सप्लाई बीते दिनों शुरू की गई है और अब देश के हर राज्य में वैक्सीन को ये पहुंचाया जा रहा है। भारत में कई चरणों में वैक्सीनेशन का ये काम होना है जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हो रही है, यानी कि कल इसकी शुरुआत हो जाएगी और कल ही के दिन ही सभी के पास ये वैक्सीन आना ये शुरू हो जाएगा और अभी 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को ये वैक्सीन लगाई जाएगी जिसके बाद ये फ्रंट लाइन वर्कर्स 50 साल से अधिक उम्र वाले लोग और गंभीर बीमारी वाले लोगों को ये डोज दी जाएगी और दिल्ली समेत अन्य राज्यों में सीरम इंस्टीट्यूट की ये कोविशील्ड के अलावा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की सप्लाई भी शुरू हो गई है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। आपको बता दें कि लगातार कोवैक्सीन को लेकर तैयारी की जा रही है, जगह जगह कई राज्यों में ये वैक्सीन की सप्लाई की जा रही है। इसी को लेकर अब यानी कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करने वाले हैं और इसी के साथ पीएम मोदी की तरफ से कोविन ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा और देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का महाअभियान शुरू होने वाला है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से सीधा लाइव जुड़ गए हैं राजीव तिवारी। राजीव, लगातार जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन के जो ये जो प्रकोप कहा जा सकता है, लगातार इसे जूझ रहे थे देशवासी, लेकिन इसी के चलते अब धीरे धीरे हर राज्य में ये वैक्सीन की सप्लाई भी की जा रही है। अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो कल ये बताया जा रहा है कि 16 जनवरी से ये टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा, लेकिन इसी के साथ अब ये भी बताया जा रहा है कि कोविन ऐप भी लॉन्च किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से कोरोना जैसी महामारी जो चल रही थी अपने देश के अंदर, वो कहीं ना कहीं अब कह सकते हैं उसकी कह सकते हैं समाप्ति का समय आ चुका है। यानी कि जिस तरीके से बात करें भारत की जो 2 वैक्सीन है उनको मंजूरी मिल चुकी है और वो अब 16 जनवरी से जनता तक पहुंचने की प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाएगी। मगर बात करें कल प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये कोशिश की जाएगी कि वैक्सीन हर व्यक्ति तक पहुंचे, मगर उसके साथ साथ एक ऐप्स और लॉन्च किया जा रहा है कोविन के नाम से, जिसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री मोदी जी कल करेंगे। यानी कि 16 जनवरी को स्टार्टिंग करेंगे उसकी और वो देखना होगा उस ऐप के द्वारा सारी ही जनता को उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ताकि उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही वैक्सीन का जो टीकाकरण होगा वो कहां पर लगेगा, किस जगह पर लगेगा, किस स्थान पर जाना पड़ेगा और उसका जो कह सकते हैं SMS एक यानी कि OTP कोड आएगा, उसके द्वारा ही सारी जानकारी उस ऐप के द्वारा मिल पाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से पूरी तैयारी कर ली गई है, भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वैक्सीन
हर व्यक्ति तक मिले। मगर देखना है कि पहले चरण के अंदर जो कोरोना वॉलंटियर हैं, कोरोना योद्धा हैं, उन लोगों को मिलेगी, यानी कि डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, जितने भी लोग हैं उन लोगों को मिलेगी। उसके बाद में पुलिस कर्मियों को मिलेगी, उसके बाद में कह सकते हैं सेना के जवानों को मिलेगी, उसके बाद में कह सकते हैं सिविल डिफेंस के जवानों को मिलेगी, उसके बाद सफाई कर्मचारियों को मिलेगी। फिर जो इमरजेंसी आपातकालीन, जिनको जो तबीयत खराब है, जिनको जो बीमार हैं, उन लोगों को मिलेगी। उसके बाद यानी कि मार्च से ही जनता तक मिलनी स्टार्ट होगी। मगर बात करें ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने की, ऐप के द्वारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आई कार्ड होना जरूरी है या आधार कार्ड, कह सकते हैं कि आधार कार्ड अटैच कराना जरूरी है। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन की तैयारी की, वैक्सीन की तैयारी सभी राज्यों ने पूरी कर ली गई है। यहाँ तक कि वैक्सीन को कहां पर रखना है, कितने टेम्परेचर पर रखना है, इसकी जानकारी भी ऐप के द्वारा जनता तक मिलेगी। मगर बात करें ये ऐप जो है वो जनता तक मार्च लास्ट वीक में ही स्टार्ट कर पाएगा और उसके बाद जनता तक की प्रक्रिया की जाएगी। मगर बात करें जिस तरीके से वैक्सीन के साथ साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 16 जनवरी को इसकी शुरुआत करेंगे और ऐप की भी शुरुआत करेंगे। और ऐप जो है वो कोविन के नाम से है, उसकी जानकारी सारी जुटा ली गई है और यहाँ तक कि जनता तक मुहैया कराने के लिए कोशिश की जा रही है। मगर जनता को जागरूक करने के लिए भी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद अपने भाषण के अंदर इसकी जानकारी देंगे और किस तरीके से ऐप काम करेगा, ये सारी जानकारी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।